हेलो एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई सी सैट का सामना हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक सोर्सेज क्या कवर करना है, इम्पोर्टेंस क्यों है, ये सब तो हम करेंगे ही। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सैम्पल सवाल भी सॉल्व करूंगा जो सी सैट 2020 में आएंगे और हम देखेंगे कि भाई जनरली दिक्कतें कहाँ आती हैं। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं जो लोग, वो यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सी सैट का सिलेबस जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीलिम्स के सिलेबस वाली वीडियो में। यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी जो है यहाँ पे ये क्लास 10th के लेवल की आती है। राइट, कि क्लास 10th के लेवल का डेटा आपको दे दिया, सॉरी डेटा एनालिसिस टाइप चीज़ें आएंगी कि भाई आपको ग्राफ दे दिए, टेबल्स दे दी गई एंड उनमें आपको देख के बताना है कि भैया क्या ग्रोथ चल रही है, क्या पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरेशन इसकी 2 घंटे ही होती है प्रीलिम्स वाली, बट इसमें एवरी क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स, राइट, इंस्टेड ऑफ 2, and it has a total of 80 questions for a total of 200 marks. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है सी सैट की। तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो इम्पोर्टेंस ये है कि या आईएएस आईपीएस या किसी भी सर्विस में जब आप चले जाते हैं, तो लेट्स से आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम दे दिया गया है कोई। राइट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको तो नंबर से तो डील करना ही पड़ेगा ना कि भाई मतलब इतना ग्रोथ हो रही है, इतना 8% हमें इस साल अपना रेवेन्यू ग्रो करना है, हमें हमें इनएफिशिएंसी या कंजम्पशन जो बिजली का है वो भैया 15% रिड्यूस करना है। राइट, तो इस टाइप की चीज़ें आती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में ये रखनी है कि भाई सी सैट में जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, करी जा रही हैं, वो एवरी डे है, एवरी डे में है। कि भाई आपसे अगर आपसे पूछा जाए घर पे कि भाई बिजली का बिल कितना आ रहा है, मंथ ऑन मंथ कितना बढ़ गया है, तो ये मतलब घबराने वाली बात थोड़ी होती है। बट ये चीज़ मैंने देखी है कि भाई सी सैट का नाम लेते ही बहुत लोग डर जाते हैं। वो इसलिए है मे बी शायद कि भाई दूर से देखो तो ये पेपर में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, भाई ऐसे सवाल होते हैं जो भाई लगता है कि भाई क्या करें कैसे करें। सो फॉर दैट रीज़न आज की वीडियो में हम कुछ सैम्पल सवाल सॉल्व करके देखेंगे। राइट, तो आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस में तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइंग पेपर। तो क्वालिफाइंग पेपर है तो भैया आपको मतलब 33% मार्क्स तो यहाँ लाने ही है। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि भाई आप सी सैट की तैयारी बढ़िया से करें एंड इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि भाई दो मेजर सोर्सेज हैं इसके कि भाई एक तो है आपका कैट का कोचिंग मटेरियल। कैट का कोचिंग मटेरियल मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ कि बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली रेलेवेंट, क्योंकि कैट में भी जिस टाइप के सवाल आते हैं तो कैट का कोचिंग मटेरियल सी सैट के टाइप सवालों पे होता है, बट सी सैट इज ईजियर एज कंपेयर टू कैट। राइट, तो यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ उनका थ्योरी पार्ट उठाइए कि भैया कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इन क्वेश्चंस के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे लें। आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई क्लास 9th और 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी उठा लें एंड वहाँ से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप पूछोगे मेरे से कि भैया कौन से चैप्टर्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपने जस्ट पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बात करी थी कि भाई रिवाइज करने के लिए बेस्ट तरीका होता है थिंक फर्स्ट। एक बार सिलेबस उठाओ, सॉरी फॉर दैट, थिंक फर्स्ट, एक बार सिलेबस उठाओ और देखो कि भैया क्या चीज़ रेलेवेंट है, क्या आपसे पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं स्पून फीड कर दूंगा तो मतलब हाँ आज समझ आ जाएगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट बैक देयर अगेन, गेट बैक देयर कि भाई आज समझ आ गया बट 2 महीने 3 महीने बाद जब ये वीडियो देखी भूल गए तो भाई फिर वापस कैसे जाना नहीं समझ आएगा। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू लुक एट एंड थिंक अबाउट कौन से चैप्टर्स आपके रेलिवेंट हैं यहाँ एनसीईआरटीज़ में, एंड इस कोचिंग मटेरियल में से आपको क्या क्या चीज़ें उठानी है बेस्ड ऑन सिलेबस प्लस PYQs। राइट,
जिन लोगों ने ये पहले किया हुआ है, नेचुरली इफ़ दे वांट टू हेल्प अदर्स, वो कमेंट में ये चीज़ नीचे बता सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे डिस्कशन भी करो इस बारे में कि भैया क्या रेलिवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, एंड कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का एक सवाल है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड उन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे एक आपको सवाल दिया गया है और फिर फाइनली आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करना है। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स एंड सवाल पे आएंगे, राइट। ऑप्शन सबसे पहला बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कि भाई मैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 से जो ये सवाल पूछा गया है यहाँ पे, इसका जवाब दे सकता हूँ। एंड सिर्फ स्टेटमेंट 1 या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से मैं नहीं दे सकता। सो दिस इज ऑप्शन ए, राइट। दोनों स्टेटमेंट से एक साथ मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ, बट किसी भी एक से मैं नहीं दे सकता, राइट। ये वाला ऑप्शन बी है कि भाई सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 से मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ, मुझे स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी है कि भाई दोनों ही स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एंड फाइनली ऑप्शन डी है कि भाई स्टेटमेंट 2 अकेले सफिशिएंट है फॉर मी टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये तो बेसिक आपके ऑप्शंस हो गए। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम सीधे सीधे जैसे जैसे वो बोल रहा है उसको लिख लेंगे यहाँ पे। देर आर नॉट मोर देन 2 figures ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेज बुक। नॉट मोर देन 2 figures, राइट, नॉट मोर देन 2। तो ये वाले साइंस तो सबको पता होंगे ना, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो नॉट ग्रेटर देन 2, अगर 51 पन्ने की किताब है नॉट ग्रेटर देन 2, तो मतलब ऑप्शंस क्या होगा आपके 0, 1, 2, राइट। तो 51 पेज की किताब पे अगर 0 है तो 0, 1 है तो 51 और 2 है तो 102। ये फिगर्स आ गई कि भाई देर आर नो मोर देन 2 figures। तो मैक्सिमम हमें पता है कि भाई यहाँ पे 102 फिगर्स हैं और मिनिमम हमें पता है यहाँ पे 0 फिगर्स हैं, राइट। दिस इज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में ये बोलता है देयर इज एट लीस्ट 1 फिगर ऑन ईच पेज, एट लीस्ट 1। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मोर देन 1, राइट। मोर देन 1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 0 तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, 51 भी आउट ऑफ द क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर हर पेज पे सिर्फ और सिर्फ एक होता तो हमारा 51 होते, बट इसने बोला कि स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि देर इज ऑलवेज मोर देन 1, एटलीस्ट मोर, देर इज एटलीस्ट 1, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉरी, ये मेरी गलती। तो ये टाइप की मिस्टेक्स यहाँ पे जनरली हो जाती है कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू को साथ में यूज़ करने की बजाय हमने सिर्फ ग्रेटर कर दिया, जिसकी वजह से ये सवाल गलत हो सकता था। तो ग्रेटर देन हो गया, तो अब हमें पता है कि भाई 0 नहीं है, 51 नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, बिकॉज दैट वाज स्टेटमेंट 1, राइट। ये स्टेटमेंट 1 था कि भैया 2 से ज़्यादा नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि 51 और मोर, और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है 102 से कम। तो हमें स्टेटमेंट 1 और 2 से क्या मिल गया कि भैया हमारे पास रेंज ऑफ फिगर्स आ गए बुक में 51 से 102, ये हमने रेंज निकाल लिया। अब सवाल हमारे पास क्या है कि आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक। तो दोनों स्टेटमेंट्स से मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि इतने फिगर्स हैं किताब में, राइट। तो क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? जाहिर सी बात है कि मैं नहीं दे सकता। तो क्या है सही आंसर? सही आंसर यहाँ पे हो गया फिर स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 और 2 से मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई इस किताब में 51 से 102 फिगर हैं, 100 से ऊपर है मैं नहीं बोल सकता, राइट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। अनदर टाइप दोबारा उठाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको बेसिक न्यूमरेसी का भी यूज़ करना पड़ जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि
एन इज़ अ प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया प्राइम नंबर क्या है, राइट। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स या बताने के बजाय नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको पता है प्राइम नंबर क्या है, डेफिनेशन उसकी क्या होती है, एंड टेस्ट तो चलो छोड़ो राइट। सो n इज अ प्राइम नंबर, राइट, एंड n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो n को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है इक्वल टू 1 है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिकल नोटेशन नहीं है, ये मैंने अपनी समझ से मुझे जो मन आया मैंने लिख दिया है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं, ये हमने लिख ली यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपका बनता है, इफ़ n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर। अब दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ पे ये है, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, राइट। पहले तो हमें पता होना चाहिए था कि भाई प्राइम नंबर क्या है। अब दूसरा सवाल आप लोगों के लिए बन गया कि आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्राइम नंबर्स। ऑल्दो अगर आपने डेफिनेशन दे दी तो वो चीज़ जाहिर हो जाएगी। नाउ इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल सा हो गया कि जब इसने बोल दिया कि 10 से 20 के बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देखने हैं, तो और वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए एंड रिमाइंडर 1 का आना चाहिए उसमें। तो 4 के कितने मल्टीपल्स है 10 से 20 के बीच में? 12, 16 और बस यही है, क्योंकि अगला आ जाता है 20 विच इज़ नॉट इन बिटवीन। इसने क्या बोला है? बिटवीन 10 एंड 20, इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग 10 एंड 20, राइट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 12 और 16 से डील करना है। अब स्टेटमेंट 2 ने हमें बताया था कि भैया इसमें रिमाइंडर आ रहा है 1 का, तो एक नंबर हो गया 13, अगला नंबर हो गया 17, क्योंकि 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर। अब स्टेटमेंट 1 ने हमें बोला था कि भाई n इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 और 17 अगर आपको प्राइम नंबर पता है तो यू नो दैट बोथ आर प्राइम, राइट। सिंस बोथ ऑफ देम आर प्राइम, तो n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर बोला गया है यहाँ पे। मतलब कि भाई एक ही सोल्यूशन आना चाहिए, बट हमारे पास तो एक सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट से हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि भाई 13 एंड 17 आर बोथ फिटिंग दीज क्राइटेरिया, बट क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर, तो क्योंकि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आया तो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट। सो बेसिक मैथ का एक सिंपल सवाल देख लेते हैं। दिस इज आई थिंक क्लास 9 या 10 में मुझे याद है एन में सीधा सीधा ये सवाल होता था कि बहुत ही सिंपल सवाल है ये। लेट्स से ये रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, देखने में बहुत ही ज़्यादा टफ सी चीज़ लग रही है कि पता नहीं क्या कर दिया। इसका बहुत सिंपल एक तरीका होता है। लेट्स से x इज इक्वल टू 1.27 डॉट डॉट डॉट, राइट। ये डॉट 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 का मतलब है कि ये इन्फानाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया? हमने किया 100x इज इक्वल टू 127.2727, राइट। अगर ये 2727 इन्फानाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डेसिमल बस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ना, और कुछ नहीं हुआ, 2727 चलता रहेगा। तो अब मैंने क्या किया? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 माइनस दिस, तो इससे क्या हुआ? 99x, सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि भाई 99x, क्योंकि 100x माइनस x क्या होगा? 99 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आता है फन पार्ट, राइट। फन पार्ट क्या है यहाँ कि भाई हमने माइनस किया 127.27 डॉट 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 से हमने माइनस किया 1.27 डॉट 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 डॉट, राइट। तो ये वाला पार्ट आप देखोगे तो दोनों में सेम है, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये तो कैंसिल हो गया, एंड 127 माइनस 1 इज 126। तो x क्या है? 126 by 99।
अब ये देखो, बहुत ही इन्होंने शानी चीज़ कर रखी है। शानी चीज़ क्या कर रखी है कि भाई आपका ये सोल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 126/99, राइट। जिन लोगों को वो दोबारा देखना है कैसे सॉल्व हुआ, वो वापस जाके वीडियो पॉज करके उस चीज़ को देख सकते हैं, राइट। तो x इज इक्वल टू 126/99। अब सी सैट में दिक्कत क्या आती है ना कि वी डाउट आर सेल्व्स अ लॉट, कि हम डाउट करते हैं। हमने देखा हमारा आ रहा है 126/99 और यहाँ पे ऑप्शन है 127/99, तो हम मान लेते हैं कि भैया हमारे से शायद थोड़ी कहीं गलती हो गई होगी, ये सही आंसर हो सकता है। बट इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस 126/99, अगर इसको हम सीधा सीधा 9 से डिवाइड करें, राइट, तो 126 को 9 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा, 1 एंड 4 ज़ा 36, राइट, 14 9 ज़ा 126 डिवाइडेड बाय 11, राइट, एंड दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। बट अगर आप अपने आप को डाउट करते, अगर आप सोचते कि भैया मैथ नहीं आती, मैथ में दिक्कत है, तंगी है, तो देयर वॉज अ चांस कि भाई आप इस चीज़ को मार्क कर देते। और ये यूपीएससी जानता है और उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ही रखा है जो अपने आप को डाउट कर रहे हैं। तो डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको बस धैर्य रख के चलना है, आराम से सब चीज़ हो जाएगी। तो एक और बेसिक मैथ का सवाल देखते हैं। तो लेट्स से इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स, राइट, 3 ग्रुप्स A, B एंड C। क्लास में ये 3 ग्रुप हैं। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप A एंड 2 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप B, 1 फ्रॉम A एंड 2 फ्रॉम B, right, 1 from A, 2 from B are shifted to C, then what happens to the average weight of the students of the class? तो एवरेज का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो एवरेज क्या होता है, इज इक्वल टू सम बाय नंबर, राइट। अगर 10 लोगों का एवरेज निकाल रहे हैं तो 10 लोगों का वेट का सम डिवाइडेड बाय 10। अगर 15 लोगों का निकाल रहे हैं तो 15 लोगों के वेट को हम ऐड करेंगे और उसको 15 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो बहुत सिंपल सी चीज़, अगर आपको एवरेज का ये फॉर्मूला पता है जो कि आपको क्लास 9 10th की एनसीईआरटी से मिल जाएगा, तो आप ये देखोगे कि अगर मैं ये एक बंदे को यहाँ A से C में कर दिया, 2 को B से C में कर दिया, तो क्लास में तो कोई फ़र्क नहीं आया ना, क्लास में तो अभी भी हैं ये। ग्रुप के अंदर मैं कुछ भी करता रहूं, क्लास की एवरेज चेंज होगी क्या? क्यों? क्योंकि ये ए का जो बंदा सी में गया है ये अभी भी क्लास में है, बी का जो बंदा सी में गया है वो भी अभी भी क्लास में है। अगर ये क्लास से बाहर चले जाते, राइट, इफ दे हैड लेफ्ट द क्लास देन अलग बात थी, बट अभी भी ये लोग क्लास के अंदर ही हैं। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है इनका, तो अभी भी मैं सम करूंगा सबका। अब वो पहले ग्रुप ए का जो बंदा था उसको यहाँ काउंट कर रहे थे, ग्रुप बी का जो बंदा था उसको यहाँ काउंट कर रहे थे, सी का यहाँ काउंट कर रहे थे, तीनों सम में ऐड हो रहे थे। ए को सी में कर दो, बी, मतलब कुछ भी यहाँ पे अंदर मूव करते रहो, इसके सम को फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। तो what happens to the average weight? It remains the same, right? अब अगर यहाँ पे आपको एवरेज का फॉर्मूला नहीं पता है या आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको मूव किया था, कैसे किया था, इधर से उधर चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ आपको लग सकती है कि भाई बहुत कंफ्यूजिंग है, पता नहीं क्या हो गया। बट आपको बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से ये सोचते हुए, देखते हुए चलना है कि भैया क्या बोला हुआ है। एग्जामिनर चाह रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, एग्जामिनर चाह रहा है आपको डराना, एग्जामिनर आपको डराना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो डर गया वो प्रीलिम्स से बाहर हो गया। तो आपको डरना नहीं है, सीसैट का डर दिल से निकालो, क्योंकि ये इतना मुश्किल पेपर नहीं है। टफ हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस ना करी हो तो, बट प्रैक्टिस के साथ सीसैट बिल्कुल आसान है। फाइनली कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें आपको सार निकालना होता है कि भैया कॉम्प्रिहेंशन का क्रिटिकल मैसेज क्या था, कि भैया ट्रेंड क्या हो था। तो ये जैसे रिवीजन वाली जो वीडियो है पिछली, अगर आपने वो देखी है तो क्रिटिकल ट्रेंड या क्रिटिकल मैसेज या ट्रेंड्स वगैरह कैसे निकालने हैं उसमें डिस्कस्ड है, यू कैन गो एंड चेक दैट। सो
सार निकालना होता है, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग देम इन द वीडियो, बट द आइडिया इज़ कि आप कुछ भी पैसेज पढ़ते हो तो एक तो होता है जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ऊपर ऊपर से, राइट, ऊपर ऊपर से कुछ दिख रहा है कि भैया ये पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं क्या है, बट एक होता है हर वीडियो में या हर कॉम्प्रिहेंशन में गहरा मैसेज। तो सी सैट में जनरली आपको क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको गहरे मैसेज को आइडेंटिफाई करना होता है। ये अगेन अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स थोड़ी वीक हैं तो कुछ प्रॉब्लम दे सकता है कि भैया इंग्लिश ढंग से नहीं आती या मतलब समझ नहीं आ रहा। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है यार, ऐसे देखो इसको कि अगर सी सैट में अभी नहीं कर पा रहे तो ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बट कंसिडर करो कि आप आईएएस या आईपीएस बन गए, आपको आपके सामने एक पर्चा ला के आपको दिया है, आप आईएएस ऑफिसर हो और आपको जी समझ नहीं आ रहा है कि वो पर्चे में क्या लिखा है, तो फिर कैसा लगेगा। सो ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर आपके वीक हैं तो इनको आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप इस पे काम करें, आप इसे इम्प्रूव करें, ताकि एज एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर और एनी अदर सर्विस जो आपको मिलती है, आप उधर जाते हैं तो भाई यू नो वट एवर इट इज़ दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, आपको जो भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो समझ आ रही है, आपको डेप्थ में हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, एंड यू कैन सी द हिडन मैसेजेस, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए भैया आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ये समरी वाली जो चीज़ है ये आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।